हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रांति व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विश्वास, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचारण। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजनीतिक विश्वास। ठीक, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जो है उसके अनुसार राजनीतिक समाजवादी, हित स्पष्टीकरण, ठीक है ये, और राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचारण, और ठीक है, और राजनीतिक संप्रेषण आदि चीजें आती हैं। जबकि निर्गत कार्य जो है वो नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक विश्वास जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निवेश निर्गत। निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पीटर मर्कल, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन या डेविड एक्टन। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो है उत्तर व्यवहारवाद के जनक व दार्शनिक माने जाते हैं। किसके? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के जनक और दार्शनिक माने जाते हैं। और ईस्टन ने अपने बहुलवादी विचारों के तहत राजनीतिक विज्ञान का निवेश निर्गत सिद्धांत देकर वातावरण, राजनीतिक शक्तियां तथा प्रभावितों के मध्य एक संबंध दर्शाने का प्रयास किया। और वातावरण में निवेश के तरीके, वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यवहार, विनिमय जो है, राजनीतिक सहभागिता है, संचार तथा सूचना। ठीक है, ये चीजें हैं किसके अंतर्गत? ठीक है, ये जो है ये निवेश। और निर्गत भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निर्गत 4 प्रकार के होते हैं और इसमें आता है दोहन, व्यवहार का विनिमय, वस्तु सेवा मान सम्मान का वितरण, प्रतीकात्मक निर्गत आदि आते हैं। ठीक है, और ईस्टन जैसा कि अपने बहुल विचारों के तहत राजनीति विज्ञान का इन्होंने निवेश निर्गत सिद्धांत देकर वातावरण, शक्तियों तथा प्रभावितों के मध्य एक संबंध दर्शाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन और रेडियो। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका नहीं है। बाकी जनमत, प्रेस, राजनीतिक दल, टेलीविजन, रेडियो ये सब जनमत के अभिकरण होते हैं। जैसे टीवी है, रेडियो है, प्रेस, मैगजीन, राजनीतिक दल, भाषण, नाटक, जनसभा, गोष्ठी, ये सब आते हैं इसमें जनमत के अंतर्गत। जबकि संविधान, न्यायपालिका क्या है? संविधान सम्मत निर्णय देती है और चाहे इससे जनमत बने या न बने। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट है, एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल, सामानों में प्रथम प्रधानमंत्री, और मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों की न्यायिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति। ठीक है, ये हो जाएगा न्यायिक जो है इसमें प्रतिभूति। ठीक है, और जैसा कि राजनीतिक दल किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, और चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, और जनतंत्र में, ठीक है, संसदीय सरकार का कौन सा एक अंग जो है वो सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसमें मूल अधिकारों की जैसे न्यायिक प्रतिभूति। तो देखिए जनतंत्र में 2 तरह की सरकारें पाई जाती हैं, संसदीय और
अध्यक्षात्मक, ठीक है। सरकार मूल अधिकारों का न्यायिक प्रतिभूति जो है अध्यक्षात्मक सरकार का सिद्धांत होता है, जबकि संसदीय सरकार में निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाते हैं। और जैसे कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल, सदन में बहुमत रहने तक, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। समानुप्रथन प्रधानमंत्री, और ये, ठीक है, निश्चित कार्यकाल, ये सारी चीज आती हैं। तो सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मूल अधिकारों की न्यायिक ये प्रतिभूति, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा तैयार किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को चलाना, समाचार पत्रों का प्रबंध करना, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो जैसा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ने में उम्मीदवार जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं और चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए जैसा कि उनका प्रयत्न होता है और प्रयत्नशील रहते हैं, और उनका जो है कार्य होता है चुनाव लड़ना, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षणकरण करना, सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष करना, और जन इच्छा का समूहीकरण, सत्ताधारी जो दल है उसकी क्या करना, आलोचना, सबसे पहले तो यही करते हैं, उसकी आलोचना करना, और जनमत, जनता को जागृत बनाए रखना, ये भी महत्वपूर्ण काम है कि इनके वजह से जनता जागृत भी होती है, ठीक है। तो जनता को जागृत बनाए रखना आदि कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उम्मीदवारों की सहायता करना। राजनीतिक विकास से अभिप्राय है संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्रजन का विकास। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक विकास का अभिप्राय। यानी विकास को अगर कहा जाए तो एक क्या है, ये समग्र अवधारणा है ये, ठीक है, और जो व्यक्ति और पूरे समाज से संबद्ध होती है, ठीक है, होता है ये। और राजनीतिक जो विकास है उसका अर्थ होता है कि समाज की चेतना और समझ का विकास हो, यानी समाज की चेतना और समझ उसका विकास हो, लोग अपने कर्तव्य और अधिकार जो है उसको समझें, उसको जानें, उसके प्रति जागृत हों, और उसके लिए उच्च आदर्शों से प्रेरित भी हों, और राज्य की संस्थाओं का सहयोग इसमें अपेक्षित होता है। अतः समाज के विकास में राज्य का सहयोग भी आवश्यक है। तो राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक विकास से तात्पर्य है। भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाएं शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा, भारत सरकार ने 1858 द्वारा, भारत सरकार 1858, भारतीय काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1861। भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाएं भारतीय काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा शुरू की गई और इस अधिनियम द्वारा पहली बार विभागीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है, किसकी की गई, लेजिस्लेटिव, ठीक है, की स्थापना जो है इसकी की गई काउंसिल की। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861 भारतीय काउंसिल एक्ट। भारत में कानूनी संप्रभु कौन है? भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और संसद, भारत का संविधान, भारत के लोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा डी, भारत के लोग। तो भारत में कानूनी संप्रभु या कानूनी प्रभु कौन लोग हैं? तो है भारत के लोग। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है वह शुरू होती है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गण आजादी। तो हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं कि इस शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करता है, ठीक है।
और इस बात की ओर संकेत करते हैं यह शब्द कि संविधान का आधार उन लोगों का प्राधिकार है। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के लोग, भारत में कानूनी प्रभु। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के विरोधी नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि संविधान में उपबंध है, कानूनी उपबंध है, पारंपरिक मान्यता है, राजनीतिक शिष्टाचार पर आधारित है। और 9 जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी उपबंध है। ठीक है, सन 1977 के अधिनियम में विपक्ष के नेता की परिभाषा राज्यसभा लोकसभा के ऐसे सदस्य के रूप में दी गई है। कब? 1977, 1997। जो तत्समय सरकार की विपक्षी ऐसी पार्टी का नेता हो जिसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक हो और उसे राज्यसभा लोकसभा की सभी पति द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, भारत स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है? सदन के अध्यक्ष के पास है, सदन के पास है, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सदन के अध्यक्ष के पास। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है जब बात चल रही हो, और लोग जो है वह सदन की कार्यवाही को रोक सकता है। ठीक है, लोकसभा का जो है जो ये सदन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव होता है, प्रतिस्थापित प्रस्ताव होता है, या पूरक प्रस्ताव होता है, सहायक प्रस्ताव होता है? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यथेष्ट प्रस्ताव होता है। यानी मूल प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है और ऐसे ढंग से वो बनाया गया होता है। ठीक है, ढंग से बनाया गया होता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके, जो सदन फैसला ले, और यह न तो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करता और न ही किसी अन्य प्रस्ताव से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और जैसा कि इसमें सरकार के कार्यों आदि का विवरण और उनकी तारीफों के पुल ज्यादातर धन्यवाद प्रस्ताव में बांटे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्यों की बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, संसद के विधायक द्वारा, परिवर्तन से प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद द्वारा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के विधायक द्वारा, विधायन द्वारा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में 3 के उपबंध से, ठीक है, विधेयक द्वारा होगा यहाँ पे, तो 3 के उपबंध से स्पष्ट है कि संसद को विधेयक द्वारा राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद के विधेयक द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं है? या कानूनी पहचान है, या न तो किसी पर मुकदमा चला सकता और न इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, या किसी से अनुबंध कर सकता है, या संपत्ति का मालिक हो सकता है। और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, या न तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और न इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, लोक निगम की जो विशेषताएं होती हैं जैसे कि पृथक वैधानिक अस्तित्व, या किसी से अनुबंध कर सकता है, या संपत्ति का मालिक हो सकता है। ठीक है, प्रशासनिक स्वायत्तता, भर्ती आदि में स्वतंत्रता, सार्वजनिक एकाधिकार, विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था इत्यादि चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये है जो है विशेषता नहीं है, तो ये है यह न तो किसी पर मुकदमा चला कर सकता और न इस पर, ठीक है, ये ध्यान दें नहीं है। ठीक है, जो चीजें बताई वो है।
14 क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सर्वेंट्स के पदोन्नति के मामले का फैसला कौन करता है? प्रधान कार्यालय, विभागीय पदोन्नति समिति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल समिति। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल समिति। तो भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के पदोन्नति निर्णय मंत्रिमंडल समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों का आरोही कालक्रम क्या है? कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, लैंड माइंस बैन ट्रीटी, केमिकल्स वेपन्स एग्रीमेंट, इंडेफिनिटी इंटेंशन एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। ठीक है, और इसमें मिलान कर वो करना है कि इनका आरोही कालक्रम जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल्स वेपन्स जो है एग्रीमेंट ये हुआ था 1993 में। ठीक है, पहला ये कब हुआ था? 1993। दूसरा हुआ था इंडेफिनिटी एक्सटेंशन ऑफ एनटीपीटी 1995। ठीक है, ये वाला हुआ था 1995। और उसके बाद लैंड माइंस बैन ट्रीटी ये हुआ था 1999। केमिकल्स वेपन्स एग्रीमेंट, ठीक है, ये हुआ था 1900। केमिकल्स टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, ये हुआ कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये वाला हुआ था 1996। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 होगा 1996 में। और ये जो हुआ था वो हुआ था दूसरा, ये 93 में हुआ था। ठीक है, 1993 में हुआ था केमिकल्स वेपन्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है। और अगर इसका आरोही क्रम देखेंगे तो फर्स्ट में ये हो जाएगा क्योंकि ये 93 में हुआ है। ठीक है, और थर्ड वाला यानी पहले हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये है। और एक बार इनकी डिटेल थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा आप। जैसे कि लैंड माइंस बैन ट्रीटी है, ये जो है जैसे खान प्रतिबंध संधि है ये। ठीक है, ये हुई थी, इस पर हस्ताक्षर तो किए गए थे 3 दिसंबर 1997 में, लेकिन ये लागू हुआ था करीब 1 मार्च 1999 में भी। ठीक है, ये लागू हुआ था 1 मार्च 1999 में, लेकिन इस पे संधि के पे हस्ताक्षर ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1997 में, और हस्ताक्षर भी 3 दिसंबर 1997 में किया गया था। और ओटावा ओंटारियो कनाडा जगह थी। ठीक है, क्या जगह का नाम था? ओटावा। और ठीक है, और ये जो है दूसरा ये वाला फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला जो है ये 1900 जैसा कि 95 में हुआ था ये। ठीक है, 1995 में ये हुआ था। और 1993 में केमिकल्स वेपन्स एग्रीमेंट, और जैसा कि रासायनिक हथियार का अन्वेषण करके, और 1993 के में हुआ था संधि, इसमें हुई थी। और ठीक है, ये वाला हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एनटी एनपीटी, ठीक है, एनपीटी जो है ये जैसा कि ये 1995 हुआ था, तो इसे परमाणु असंबोधन या प्रसार संधि, जिसे आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है एनपीटी। ठीक है, एनपीटी के नाम से। और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है परमाणु देरी और देरी की तकनीक प्रसार की घोषणा है, जैसा कि परमाणु ऊर्जा के कार्य उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और परमाणु प्रभावीकरण और सामान्य और पूर्ण प्रभावीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये। और जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये यहाँ पे इसकी संधि हुई थी। ठीक है, और ये हो गया 15 15 क्वेश्चन।
और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की संकल्पना का उदय हुआ? एच कार, कैसर विल्हेम, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन, डी रूजवेल्ट। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की संकल्पना के उदय का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई राष्ट्र संघ की स्थापना? 10 जनवरी 1920। ठीक है, और हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ था और इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना था, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ होना माना जाता है। ठीक है, असफलता का कारण इसका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडरो विल्सन। 17 क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन सा विशेष प्रावधान किए गए हैं? पहला है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना। तीसरा है सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में। ठीक है, आरक्षण, और ये हो जाएगा चौथा, शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी लोकसभा और राज्यसभा विधान सीटों का आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण विशेष अनुदान देना, तीसरी बात सार्वजनिक सेवाओं रोजगार के सीटों का आरक्षण, चौथा शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। तो राइट ऑप्शन डी, यानी सभी विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? विनियोग विधेयक, मांग विधेयक, मुद्रा नीति विधेयक या वित्त विधेयक? और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विनियोग विधेयक। संविधान में देखिए व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। ठीक है, क्या कि संविधान में जैसा की व्यवस्था की गई कि जो भारत की संचित निधि है ये, ठीक है, संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी जो है नहीं होगी, और तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि धन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके और उन आवश्यकताओं में प्रयुक्त किया सके, और उनसे लोकसभा में मत द्वारा दिए गए जो अनुदान है और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, भारित व्यय भारत की संचित निधि से, और पहला लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विनियोग विधेयक। 19 क्वेश्चन है, समितियां कमीशन है, गठन का वर्ष है। अशोक मेहता समिति, कराधान जांच समिति, स्थानीय जांच समिति, और इधर है गठन का वर्ष जीके बी राव समिति। और अशोक मेहता समिति 1978। ठीक है, कराधान जांच समिति 1953-54। ये उसके बाद है जो है वित्तीय स्थानीय वित्त जांच समिति, यह है 1949-51। और जीके बी राव समिति 1985। ठीक है, इस तरीके से जो सुमेल हो जाएगा, ए का क्या है, ए का थर्ड, ए का थर्ड है, और बी का ए का थर्ड है, बी का 1 है। ठीक है, ए का थर्ड, बी का 1, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं? व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति,
तीसरा पॉइंट है स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, और चौथा है कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 क्वेश्चन का, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4 सभी, यानी जो भी विशेषताएं हैं वेबर की, उसमें व्यवसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद और भी हैं अस्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य विधियां, उसके बाद है अवैयक्तिक कार्य विधियां। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।